मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज में अभी तक आप कई सारे एपिसोड्स देख चुके हैं और एक चीज काफी कॉमन हमें देखने को मिली है कि इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स थे जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज को बिट्रे करा और अपनी कंपनी को छोड़कर ऑपोजिशन में चले गए ताकि इंडिविजुअल सक्सेस उनको ज्यादा मिल पाए। लेकिन गाइस दो ऐसे सुपरस्टार्स थे जिन्होंने ऐसा कभी भी नहीं करा। एक था 7 फुटेड मॉन्स्टर फ्रॉम डेथ वैली और दूसरा था गाइस एक मिस्टीरियस एनिग्मेटिक हीरो, और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अंडरटेकर और स्टिंग की। चाहे इनकी कंपनी को विक्ट्री मिले या डिफीट मिले, सक्सेस मिले या फेलियर मिले, इन्होंने कभी अपना पैशन नहीं खोया अपनी कंपनी में काम करने का और हमेशा अपने कैरेक्टर्स को इवॉल्व करते रहे और कोशिश करते रहे कि उनकी कंपनी इस वॉर में नंबर 1 रहे। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से अंडरटेकर और स्टिंग अपनी अपनी कंपनीज के लिए इतने क्रूशल थे और कैसे ये आखिर लॉयल्टी वर्ड की डेफिनेशन बने। तो गाइस जो लाइक का गोल है वो 2000 है। ये स्पेशल एपिसोड है, बहुत समय से डिमांड कर रहे थे आप लोग। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर्स एपिसोड नंबर 14 जिसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ वॉर। और आज हम बात करने वाले हैं दो मैग्निफिसेंट लेगेसीज के बारे में जो कि रेसलिंग की हिस्ट्री से हमेशा जुड़ी थी, जुड़ी हैं और जुड़ी रहेंगी। मंडे नाइट वॉर्स रेसलिंग की दुनिया में एक ऐसा पीरियड था जहां पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था, रेटिंग शिफ्ट हो रही थी, लेकिन साथ के साथ कई सारे सुपरस्टार्स भी शिफ्ट हो रहे थे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जैसे कि केविन नैश, स्कॉट हॉल, ब्रेट हार्ट, और लिस्ट जो है आगे चलती चली जाएगी। लेकिन विंस मैकमैन और टेड टर्नर को कुछ ऐसे फेथफुल लोग चाहिए थे, कुछ भरोसे वाले लोग चाहिए थे जो कि उनकी कंपनी को और उनको लास्ट मैन स्टैंडिंग बनने में मदद कर सकें इस वॉर के अंदर। और विंस मैकमैन के पास रॉक, ऑस्टिन, डीएक्स जैसे लोग थे और टेड टर्नर के पास बुकर टी, डीडीपी और गोल्डबर्ग जैसे लोग थे। लेकिन इन दोनों कंपनीज के पास एक एक सुपरस्टार ऐसा भी था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कि किस तरीके से इस कंपनी ने अपनी नींव बोई, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी फाउंडेशन बनाई। अब 1980s के टाइम पे रेसलिंग गाइस कुछ ऐसी हुआ करती थी कि रेसलर के कैरेक्टर्स ऐसा लगता था कॉमिक बुक से उठाए हुए हैं। कुछ सुपर हीरोज होते थे, कुछ सुपर विलेंस होते थे। लेकिन 1990 तक ये जो सक्सेस की रेसिपी है वो काम करनी बंद कर चुकी थी और सीएम पंक कहते थे कि अगर तुम्हें रेलेवेंट रहना है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तो हमेशा तुम्हें उस समय पे इवॉल्व होना था। और WWE ने इस समय पे इंट्रोड्यूस करा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ट्रेडिशनल के अलावा बाकी सब कुछ था। और गाइस ये है बात सर्वाइवर सीरीज 1990 की, जब मैच हमें देखने को मिला था द ड्रीम टीम अगेंस्ट द $1 मिलियन टीम। और यहाँ पे $1 मिलियन टीम के अंदर एक मिस्ट्री पार्टनर होने वाला था और वो थे गाइस अंडरटेकर। और जैसे ही उनकी वो एंट्री होती है और वो आते हैं यहाँ पे, इतना लंबा सुपरस्टार, उनकी जो लुक देखने को मिली, मतलब क्राउड का जो चेहरा है, जो फैंस के अभी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इनसे आपको पता लग जाएगा कि कैसी उनकी प्रेजेंस थी उस समय पे। और ब्रेट हार्ट यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कुछ कभी रेसलिंग फैंस ने पहले कभी देखा नहीं था। और मिस कहते हैं कि अंडरटेकर का चेहरा यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह दिखाई दे रहा था और वो थी डेथ। तो यहाँ पे गाइज ये चीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि अंडरटेकर का एक्सप्रेशन पूरे मैच के अंदर चेंज नहीं हो रहा था और उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से अपना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बना दिया। वो साइलेंट थे, मिस्टीरियस थे और बिना कुछ बोले ही इतना ज्यादा कमाल वो कर रहे थे। उनके पास पॉल बेरर थे जो कि कहते हैं कि मेरी और टेकर की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी और उस समय पे अंडरटेकर कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे, कभी कभी 1-2 सेगमेंट में रेस्ट इन पीस बोल दिया करते थे। लेकिन जो हमें उनकी तरफ से बॉडी बैग्स देखने को मिल रहे हैं, कैस्केट्स देखने को मिल रही है, ये ऐसी चीजें थी जो कि WWE में पहले कभी हुई नहीं थी। और इसकी वजह से जो नया एलिमेंट आया था उनके शो के अंदर, ये कंपनी के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब दूसरी तरफ टेड टर्नर ने NWA को परचेज कर लिया था और उसका नाम रख दिया था वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि WCW। उनके पास एक काफी ट्रेडिशनल टैलेंटेड रोस्टर था जिसको हेडलाइन कर रहे थे रिक फ्लेयर, और दूसरी तरफ उनके पास एक यंग टैलेंट था जिसका नाम था स्टिंग, जिसको पुश किया जा रहा था। और रिक फ्लेयर ने गाइस उनको नए अपोनेंट्स चाहिए थे और
और इस वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे स्टिंग के साथ एक मैच लड़ना है, इस बंदे के साथ मुझे एक फ्यूड चाहिए। और ये था स्टार्ट जब एक्चुअली में स्टिंग को अपनी पहली बड़ी ब्रेक मिली। ये भी एक यूनिक कैरेक्टर था और WCW के पास ऐसा कुछ और था नहीं अपनी पूरी कंपनी के अंदर। ये एक फैन फेवरेट भी थे और रिक फ्लेयर कहते हैं कि स्टिंग की अपील बहुत अच्छी थी और उनमें अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ कैरिज्मा था और इनफैक्ट उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी बढ़ रही थी कि फैंस भी अब अपने चेहरे स्टिंग की तरह पेंट करके आते थे। और हम कह सकते हैं कि हाँ, स्टिंग पहले ग्रेटर देन लाइफ कैरेक्टर थे WCW की कंपनी में। अब 1991 के एंडिंग का ये टाइम था जब रिक फ्लेयर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स हो रहे थे WCW के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी को छोड़ा। वो WWE के साथ ज्वाइन कर गए और उन्होंने अंडरटेकर की यहाँ पर हेल्प करी और अंडरटेकर ने डिफीट कर दिया हल्क होगन को और अपने सबसे पहला WWF टाइटल जीत लिया। तो हल्कामेनिया वाज डेड हेयर और पॉल बेरर कहते हैं कि उस समय पे होगन ऐसे आराम से हारते नहीं थे, तो अंडरटेकर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और यहाँ से उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल टेक ऑफ करने वाला था। अब विंस मैकमैन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे कि वो अंडरटेकर को बिल्ड कर सके और उन्होंने चांस दिया टेकर को टू हेडलाइन द फर्स्ट एवर मंडे नाइट रॉ इन 1993। और वो यहाँ पे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास अंडरटेकर जैसा इतना कमाल का यूनिक कैरेक्टर हो तो कुछ खास मुश्किल नहीं है उसको ऐसे आगे प्रमोट करना। अब जब रिक फ्लेयर WCW को छोड़ के WWE में गए थे तो स्टिंग ने उनकी जगह ले ली थी, उनको पुश करा जा रहा था। लेकिन 1993 में एक बार फिर से WCW ने फ्लेयर को साइन कर लिया, वहां पे जाके एक बार फिर से उनके टॉप चैंपियन बन गए और स्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक बार फिर से छीन ली गई थी। लेकिन गाइस यहाँ पे स्टिंग इस बात से कुछ खास खफा नहीं थे क्योंकि उनको लग रहा था हमारी कंपनी के लिए ये एक अच्छी चीज हो सकती है। मैं चाहता हूँ WCW जितनी ग्रो हो उतना ही हमारे लिए बेटर है और वो काफी लॉयल तरीके से यहाँ पे एक्ट कर रहे थे और WCW को अपनी ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू रखनी थी। और जून ऑफ 1994 में उन्होंने एक और लंबा छक्का लगाया जब हल्क होगन को उस कंपनी ने साइन कर लिया। और माइकल कोल यहाँ पे कहते हैं कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि हल्क होगन WWE छोड़ के किसी और कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन जब ये चीज हुई एक्चुअली में इसी ने स्टार्ट करी WCW की रेवोल्यूशन। और क्योंकि हल्क होगन यहाँ पे आ चुके थे तो स्टिंग एक बार फिर से एक बैकग्राउंड, एक बैक स्टोरी बन गए थे क्योंकि हल्क होगन जैसे नाम के आगे किसी भी और टैलेंटेड बंदे को पुश मिले ये बात होनी बहुत मुश्किल थी। और इसके बाद WCW लेके आ गई रैंडी सैवेज को और स्टिंग का जो पुश था वो बिल्कुल गायब हो चुका था। लेकिन एक बार फिर से बीइंग अ कंपनी मैन उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार मेरी कंपनी में आ रहे हैं, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है, एक चेंज हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे कोई खास कंप्लेंट नहीं करी अपनी कंपनी को, वो अपनी पूरी लॉयल्टी यहाँ पे उन्हें दिखा रहे थे। एरिक बिशॉफ कहते हैं कि किसी ने कभी दुनिया में सोचा नहीं होगा कि टेड टर्नर अपने सबसे बड़े चैनल यानी कि TNT के ऊपर रेसलिंग डालने की सोचेंगे, लेकिन वो विंस के साथ compete करना चाहते थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया था। इसकी वजह से 1995 में मंडे नाइट्रो को लॉन्च कर दिया गया था और इसके डेब्यू एपिसोड पे एक मैच हुआ था गाइस टॉप सुपरस्टार्स का यानी कि रिक फ्लेयर अगेंस्ट स्टिंग। और यहाँ पर भी जो है लाइमलाइट स्टिंग या फ्लेयर पे नहीं बल्कि एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार पे थी जो कि ऑब्वियसली लेक्स लूगर थे। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी एपिसोड नंबर 1 या 2 में कि किस तरीके से स्टिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा था लेक्स लूगर को WCW में लाने के लिए, क्योंकि ये साथ में ट्रेन करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और लूगर हमको बताते कि एक्चुअली में पूरी नेगोशिएशंस जो थी वो स्टिंग के घर के अंदर ही हुई थी क्योंकि उन्होंने मुझे एरिक बिशॉफ से मिलवाया था वहां पे। और ये चीज डेफिनेटली गाइस पता लगती है कि यहाँ पे भी स्टिंग चाहते थे कि उनकी कंपनी का बेटर हो, वो अपना इंडिविजुअल सक्सेस नहीं देख रहे थे, इसी वजह से वो इतने बड़े बड़े स्टार्स को अपनी कंपनी में लाना चाह रहे थे। तो नाइट्रो जो है गाइस अपने पहले महीने में ही लॉन्च के बाद रॉ को बीट करना स्टार्ट कर चुकी थी और स्टिंग इस चीज का जबकि एक क्रूशियल पार्ट थे। दूसरी तरफ अंडरटेकर WWE के लिए एक पिलर बन चुके थे। और यहाँ पे ट्रिपल एच, एक्स पाक, जॉन सीना बात करते हैं कि किस तरीके से अंडरटेकर इंजरीज के साथ भी लड़ाई करा करते थे, यानी कि ब्रोकन रिब्स हो या फिर उनकी आंखों में इंजरी हो गई हो, वो किसी भी तरीके से उसको झेलते हैं। That he is one of the strongest ever to step foot in a ring। और मिक फोली यहाँ पे बताते हैं कि अंडरटेकर मोस्ट टाइप ऑफ रेसलर्स के साथ जो है वो अच्छे मैचेस दिया करते थे। और केविन नैश बताते हैं एक बहुत बढ़िया चीज कि मुझे कभी बड़े साइज के रेसलर्स के साथ लड़ना पसंद नहीं था क्योंकि ऐसा लगता था दो टैंक आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन अंडरटेकर उस चीज की एक्सेप्शन थे क्योंकि मेरे और अंडरटेकर के मैचेस जो है वो काफी अच्छे यहाँ पे हो रहे थे। तो ये वो समय था गाइस जब मंडे नाइट रॉ ने ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन अपनी मेंटेन कर रखी थी, लेकिन
WCW के बढ़ते सक्सेस और इंक्रीजिंग रेवेन्यू की वजह से उनको यहाँ पे एक अच्छा चांस मिला कि स्कॉट हॉल और केविन नैश को उन्होंने साइन कर लिया एज द आउटसाइडर्स। और ये बिल्कुल एक रियल लाइफ इन्वेजन एंगल था कि किस तरीके से यहाँ पे वो आए हैं WWE से WCW के शोज में और वो उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे फिर से रिपीट होती है कि स्टिंग जो है वो शैडोज में लॉस्ट थे, उनके साथ कुछ हो नहीं रहा था। और जेरिको कहते हैं कि जब नैश और हॉल ने साइन करा था तो वो कंपनी पे पूरा टेक ओवर करना चाहते थे, उसके साथ खेलना चाहते थे और वो एक्चुअली में कभी रिस्पेक्ट नहीं करते थे WCW की। और आउटसाइडर्स के एक छोटे टाइम में बड़े इम्पैक्ट के बाद ही ये एक थर्ड मेंबर को टीज करना शुरू कर चुके थे कि इनके साथ एक और कोई मिस्ट्री बंदा है जो कि ये सारी चीजें करवा रहा है। और ओरिजिनली प्लान करा गया था कि ये बंदा स्टिंग होने वाला है, लेकिन स्टिंग ने सीधा सीधा गाइस क्रिएटिव को मना कर दिया कि मैं ये चीज नहीं करने वाला क्योंकि मुझे अभी हील बनने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। और उन्होंने अपने इस डिसीजन को बिल्कुल 100% बोल दिया। तो एक्चुअली में स्टिंग यहाँ पे प्लान थे, लेकिन हमें देखने को मिला ऑब्वियसली बैश एट द बीच 1996 में जब हल्क होगन को रिवील करा गया था एज द थर्ड मेंबर और यहाँ पे फॉर्म हुई थी गाइस NWO। और प्रोबेबली आज की डेट में भी सबसे बड़ी मोमेंट मानी जाएगी इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, क्योंकि इसने WCW को नंबर 1 कंपनी बना दिया था। और इस बढ़ते मोमेंटम को देख के कई सारे और WWE के सुपरस्टार्स अब WCW में जाने लग गए थे, जैसे कि टेड डिबियासी या फिर 1-2-3 किड। और इस समय पे गाइस NWO सबसे बड़ी चीज बन चुकी थी पूरी रेसलिंग के अंदर और WWE का फ्यूचर कुछ खास नहीं लग रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे यहाँ पे वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन विंस मैकमैन जो अपना भरोसा जता के रखे हुए थे अंडरटेकर के अंदर, और विंस यहाँ पे कहते हैं कि अंडरटेकर सबसे लॉयल इंसान है जिसके साथ उन्होंने आज तक काम करा है और इसी के बदले में मैंने आज तक उनको इतना ज्यादा रिवॉर्ड भी दिया है। और पॉल हेमन कहते हैं कि क्या आप सोच सकते हो कि एरिक बिशॉफ कितना पैसा दे सकते थे अंडरटेकर को WWE से दूर ले जाने में। और JBL यहाँ पे कहते हैं कि अंडरटेकर अगर इस समय पे WWE छोड़कर चले जाते तो प्रोबेबली ये नेल इन द कॉफिन होता, क्योंकि WWE उसके बाद सरवाइव नहीं कर पाती। लेकिन इस क्रूशल मोमेंट पे यहाँ पे अंडरटेकर ने मना कर दिया कि मुझे WCW नहीं जाना। और शॉन माइकल्स कहते हैं कि हमेशा से ही अंडरटेकर के अंदर ये लॉयल्टी वाली चीज रही है और विंस मैकमैन को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अंडरटेकर की उस समय पे उन्होंने गाइस उनका साथ दिया और उन्होंने इस समय पे WWE को अलाइव रखा। तो जिस तरीके से NWO बढ़ रही थी गाइस, हील्स अब हीरो बन चुके थे और स्टिंग का जो कैरेक्टर है वो इवॉल्व इतना कुछ खास हो नहीं रहा था। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि स्टिंग हमेशा मेरे पास आके कंप्लेंट करते थे कि तुम क्रिएटिव में ये नहीं सही कर रहे हो, उसकी वजह से मेरा कैरेक्टर खराब हो रहा है। और केविन नैश कहते हैं कि इस पॉइंट पे सबसे बेकार चीज थी वो सुपरस्टार जो कि एक प्योर बेबी फेस है, क्योंकि लोग भी उसको कुछ खास पसंद करते नहीं थे। और क्योंकि इतना चेंज आ रहा था रेसलिंग के अंदर, स्टिंग वाज आल्सो फोर्स्ड टू मेक अ चेंज इन हिज कैरेक्टर। और CM पंक यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई, टाइम के साथ साथ अगर तुम अपने कैरेक्टर को इवॉल्व नहीं होने दोगे तो वो एक समय के बाद आके मर जाएगा और कोई सुपरस्टार जो है वो उसे टेक ओवर कर लेगा। तो अक्टूबर 21, 1996 की ये बात है, मंडे नाइट रो के एपिसोड की, जब स्टिंग ने सबसे पहली बार अपनी नई लुक को डेब्यू करा था। वो आते हैं इस ब्लैक कोट में, उनका चेहरा जो है ब्लैक एंड व्हाइट पेंट के अंदर है और उन्होंने इस समय पे अपने एक ऐसे गिमिक को ड्रॉप कर दिया था जिसने एक समय पे उनको WCW का टॉप सुपरस्टार बनाया। लेकिन वो बोर हो चुके थे, पक चुके थे साइड लाइंस पे बैठ के, उनको कोई पुश नहीं मिल रहा था और इसकी वजह से उनको अपना चेंज करना था। जो एक समय पे एक फुल ऑफ लाइफ कैरेक्टर था, अब वो एक साइलेंट मिस्टीरियस शैडो बन चुका था। और अरीना में जो सबसे ऊंचा स्पॉट इसको मिलता था बस वहां पे जाके खड़ा होता था। और डैनियल ब्रायन कहते हैं कि इनकी मिस्ट्री जो है इनको कमाल का बनाती थी। और डायमंड डैलिस पेज कहते हैं कि स्टिंग की नई लुक थी उन्होंने ली थी द क्रो मूवी से, जो कि 1994 के अंदर आई थी। और ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज थी, एक चिलिंग चीज थी। जिस तरीके से वो ऊपर बैठे हुए हैं और सबके ऊपर देख रहे हैं, मतलब एक काफी कमाल की चीज थी। और फैंस हर हफ्ते आते थे देखने के लिए कि आखिर स्टिंग का क्या अब होने वाला है। तो वो बेसिकली गाइस स्टोरी लाइन में माइंड गेम्स प्ले कर रहे थे NWO के अगेंस्ट। और यहाँ पे कोडी कहते हैं कि ये स्टोरी इतने अच्छे तरीके से दिखाई गई थी टीवी के ऊपर कि मतलब बिल्कुल कमाल था, मास्टरपीस था। और सबसे कमाल की बात इस पूरी चीज में थी कि स्टिंग ने लिटरली एक भी शब्द नहीं बोला था। और पॉल हेमन कहते हैं कि स्टिंग जो अपनी सिर्फ लुक दे के 10 सेकंड में इतनी कमाल की स्टोरी बताते थे, वो कई सारे रेसलर्स पूरे 10 मिनट का प्रोमो कट करके भी नहीं बता सकते। और ये एक ऐसा टाइम था जब WCW और स्टिंग दोनों की ही पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। और विंस मैकमैन ने रिस्पॉन्ड करा अपनी क्रिएटिव में एक चेंज लाकर
और उन्होंने गाइस नए कैरेक्टर्स बनाने शुरू कर दिए। और पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि कैरेक्टर्स नए नए आ रहे थे, इसने अंडरटेकर की भी हेल्प करी, क्योंकि अब वो प्रोमोस कट करना शुरू कर रहे थे। उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक नई लेयर ऐड कर दी थी और WWE और भी ज्यादा लेयर्स इसके अंदर ऐड करना चाहती थी। और टेकर का बैकग्राउंड यानी कि पास्ट वो हमें बताने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग और भी ज्यादा इस कैरेक्टर से रिलेट कर सकें। और यहाँ पे पॉल बेरर कहते हैं कि स्टोरी बेसिकली ये थी कि वो अंडरटेकर की फैमिली के लिए एक फ्यूनरल होम के अंदर काम करते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी आग लग गई थी जिसके अंदर अंडरटेकर का भाई जल गया था। और वो भाई कौन है हम लोग जानते हैं, वो भाई थे केन। और स्टोरी लाइन के अंदर पूरे समय पॉल बेरर यही कह रहे थे अंडरटेकर को कि भाई तुम्हारा जो भाई है वो जिंदा है। और अक्टूबर 5, 1997 को बैड ब्लड पेपर व्यू था जहां पे अंडरटेकर शॉन माइकल्स का हेल इन अ सेल मैच हो रहा था। और यहाँ पे पॉल बेरर किसको लेके आ जाते हैं, द बिग रेड मशीन केन को, जो कि एक इविल बंदा है। इसने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहना हुआ है। और कोफी हमें हमको बताते हैं कि किस तरीके से पहली बार ऐसा लग रहा था हिस्ट्री में कि अंडरटेकर भी किसी से डर चुका है, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा भाई कहां से वापस आ गया है। और ये केन अंडरटेकर की जो स्टोरी लाइन थी इस समय पे WWE के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट यहाँ पे केन खुद कहते हैं कि उनके हिसाब से WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलिंग है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक तरफ था एक बड़ा भाई जो कि अपने छोटे भाई को इविल के अंदर ढूंढ रहा था, लेकिन ये जो छोटा भाई था बहुत चीजें सफर कर चुका है और उसको अपना मुद्दा अब जो है सेटिस्फाई करना है और वो कुछ भी करेगा। तो अंडरटेकर को यहाँ पे अपने इविल भाई को फेस करना ही था। और ये स्टोरी लाइन जो थी गाइस 1997 में कमाल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ स्टिंग और NWO का कॉम्बिनेशन बहुत भारी पड़ रहा था और रॉ अभी भी रेटिंग्स के अंदर हार रही थी। और ये एक ऐसा समय आ चुका था जब स्टिंग को उनका मेन इवेंट लेवल का पुश मिलने वाला था और उनका मैच होने वाला था एक ऐसे इंसान के साथ जिसने इनिशियली उनका स्टारडम छीना था जब वो WCW में आया था, और वो थे हल्क होगन। तो एरिक बिशॉफ यहाँ पे कहते हैं कि 1 साल तक उन्होंने इस मैच को बिल्ड करा और स्टिंग ने लिटरली एक भी शब्द इसके बारे में नहीं बोला, और तब भी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। और CM पंक कहते हैं कि ये बेस्ट चीज थी पूरे टेलीविजन के ऊपर उस समय पे, कितनी फैंटास्टिक ये फ्यूड थी, उनको समझ नहीं आ रहा था उस समय। और दिसंबर 28, 1997 के स्टारकेड पे पर व्यू में स्टिंग फेस्ड हल्क होगन गाइस, जो कि WCW की हिस्ट्री का हाईएस्ट बॉट पे पर व्यू था, यानी कि हाईएस्ट बाय रेट था इस शो का। और स्टिंग को अपनी ग्लोरी एक बार फिर से वापस मिल चुकी थी, क्योंकि हल्क होगन को हरा के वो WCW का टाइटल वापस ले आए थे जहां पे वो बिलोंग करता था, एंड दैट वाज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जिस तरीके से 1998 स्टार्ट हुआ और WWE अपनी कंपनी में बहुत बड़े चेंजेस कर रही थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि WCW काफी हेविली डिपेंडेंट थी ऑन द सक्सेस ऑफ स्टिंग। और डेफिनेटली उन्होंने ये चीज डिलीवर करी गाइस, क्योंकि WCW ऐसी रेटिंग्स कर रही थी जो कि कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। और डैनियल ब्रायन यहाँ पे प्रेज करते हैं कि किस तरीके से एक तरफ स्टिंग थे जो कि हर हफ्ते लोगों को वापस बुलाते थे, लोग उनको देखने आते थे, और दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर अनबीटन अंडरटेकर जिनके अगेंस्ट केन थे और लोग इनको देखने में बहुत ज्यादा खुश होते थे। और स्टिंग और अंडरटेकर दोनों ही इस समय अपनी गेम पे बिल्कुल टॉप पे थे। दोनों कंपनीज जो है वो रिकॉर्ड नंबर कर रही थी रेटिंग्स के अंदर। और पॉल हेमन कहते हैं जो सबसे अच्छी बात है इन दोनों के बारे में वो ये थी कि अपने कैरेक्टर का रूट नहीं भूले, यानी कि इनको पता था कि हमारा कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, बस ये उसके ऊपर लेयर्स चढ़ाते रहते थे, रेलिवेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते थे। और यही अपग्रेड्स जो है वो रीजन बना के आखिर कैसे 2 साल बाद फाइनली WWE ने WCW को हराया रेटिंग्स के अंदर। और यहाँ पे गाइस 2 फिलॉसफीज की बात करी जा रही है। एक तरफ है अंडरटेकर जो कि ये सारी चीजें सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, साथ के साथ उनको पता है कि मुझे अपने रोस्टर को भी जो है वो अच्छा दिखाना है। वो ऑस्टिन से हार जाते हैं, वो रॉक को एक बड़ा स्टार बनाते हैं और यहाँ पे एक लॉकर रूम लीडर का वो रोल प्ले करते हैं। और रॉक भी यहाँ पे कहते हैं कि किस तरीके से हमेशा ही अंडरटेकर ने उनको मोटिवेट करा है, एडवाइस दिया है, जिसके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। और दूसरी फिलॉसफी थी यहाँ पे WCW की, जहाँ पे सुपरस्टार्स अपने बारे में ज्यादा सोचते थे और कंपनी का जो है वो कम सोचते थे, और इसकी वजह से उनको उतना सक्सेस अब नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे अंडरटेकर अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे थे, एवोल्यूशन ला रहे थे उसके अंदर। लेकिन जून ऑफ 1998 तक गाइस ये सेम चीज हम स्टिंग के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि WCW रेटिंग में हार रही थी, उनको कुछ ना कुछ करना था और उनका पर्दा वापस घूम के गया एक बार फिर से NWO की तरफ। और उन्होंने इस एक बड़े ग्रुप को डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स के अंदर। एक बन गया NWO वुल्फ पैक और दूसरा था NWO हॉलीवुड।
और दोनों ही ये ग्रुप्स चाहते थे कि स्टिंग उनके अंदर आ जाए और स्टिंग को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। और हमें देखने को मिलता है जून 1, 1998 के नाइट्रो के एपिसोड में कि पहले स्टिंग एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट NWO को चुनते हैं, लेकिन फिर होगन पे अटैक करके रेड और ब्लैक के पास चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें स्टिंग के कैरेक्टर के अंदर एक चेंज लेके आ रही थी और गाइस इसने लॉन्ग रन के अंदर उनका फायदा करने से ज्यादा जो है उनका नुकसान करा था। क्योंकि अगर हम एक चीज नोटिस करें तो स्टिंग पहले इसी वजह से पॉपुलर हुए थे क्योंकि वो NWO के अगेंस्ट गए थे और वो अपने बलबूते पे एक ऐसा सुपरस्टार था जिसकी इतनी पावर थी जो कि इतने बड़े ग्रुप के अगेंस्ट लड़ सकता है। लेकिन अब वो इतने बड़े ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट बन गया था और ऑब्वियसली ये चीज इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं लेके आने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ WWE का जो है वो कमाल बरकरार था और वो रेटिंग्स में जो गैप है वो बढ़ाए जा रहे थे। और इसी समय पे अंडरटेकर ने भी अपने कैरेक्टर के साथ एक बड़ा रिस्क लिया क्योंकि उन्होंने रिवील करा अपने आप को एज द लीडर ऑफ अ विलेनस ग्रुप जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि प्योर इविल था, मतलब कुछ भी अच्छा इसके अंदर नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो ये बंदा अच्छी करे जो कि क्राउड पसंद कर सके। और साथ के साथ इसके पास अपने बंदे भी थे, तो इस चीज ने बहुत ज्यादा अंडरटेकर को एवोल्यूशन में डाला। और माइकल इस बात करते हैं कि अंडरटेकर की चीज इतनी अच्छी थी कि उनको बिल्कुल सही टाइम पे पता था कि मुझे अपने कैरेक्टर को अब थोड़ा चेंज करना चाहिए, अब मुझे थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। और तभी वो इतने सालों तक अपग्रेड होते रहे और रेलेवेंट भी रहे। और WWE का गाइस इस समय पे एक स्टार स्टडेड रोस्टर था जो कि डोमिनेट कर रहा था मंडे नाइट वॉर की रेटिंग्स को। और ये डोमिनेशन इस वजह से हो रही थी क्योंकि दूसरी कंपनी क्लूलेस थी। और अब मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 26, 1999 की, जहाँ पे सेम शो के ऊपर स्टिंग DDP को हरा के टाइटल जीतते हैं WCW चैंपियनशिप और उसी शो में 2 घंटे बाद वो इस टाइटल को हार जाते हैं। मतलब आखिर कौन अपने टॉप सुपरस्टार को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और क्रिस जेरिको यहाँ पे कहते हैं कि WCW बिल्कुल इस बारे में कोई केयर नहीं कर रही थी और वो क्लूलेस थे और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो बहुत सारे सुपरस्टार्स WWE में चले गए थे। लेकिन स्टिंग ये डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे और स्टिंग हमेशा रिफ्यूज करते थे कि भाई मैं कभी भी WWE में नहीं जाने वाला हूं। और टॉमी ड्रीमर यहाँ पे रिवील करते हैं कि उन्होंने पूछा स्टिंग से कि भाई तुम क्यों नहीं जाना चाहते WWE में। तो स्टिंग का जवाब ये था कि देखो मुझे डर है इस बात का कि अगर मैं WWE के लिए साइन करता हूं तो वो मुझे शायद स्टिंग नहीं बनने देंगे क्योंकि ये कैरेक्टर यहाँ का है और इस चीज को क्या पता वो किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये डर जो है वो उनके मन के अंदर बैठा हुआ था। रिक फ्लेयर भी यहाँ पे बताते हैं कि कितनी बार उन्होंने स्टिंग को बोला कि भाई उस कंपनी को छोड़ दो, वहां पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा और WWE के अंदर आ जाओ, लेकिन स्टिंग ने उनकी बात कभी नहीं मानी। वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे WCW के अंदर, तो वो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी और वो WWE में कभी भी नहीं आए। और यहाँ पे एक बार फिर से वही वर्ड वापस आता है गाइस, लॉयल्टी, जो कि उस समय रेसलिंग बिजनेस में डेफिनेटली बहुत सुनाई नहीं देता था, लेकिन स्टिंग इस वर्ड की डेफिनेशन बन चुके थे और वो इस कंपनी के साथ जो थे गाइस बेसिकली उस दिन तक बने रहे जब तक कि कंपनी का आखिरी शो खत्म नहीं हो गया, यानी कि मार्च 26, 2001 को। और हम कह सकते हैं कि स्टिंग वॉज WCW, उनके खून में WCW थी, वो उस शो के फ्लैगशिप थे। और जब भी आज हम कभी WCW की याद करेंगे तो स्टिंग सबसे पहला नाम है जो हमारे दिमाग में आएगा। और अगर उनकी लॉयल्टी कोई भी इस दुनिया में मैच कर सकता है तो वो है अंडरटेकर की लॉयल्टी टुवर्ड्स WWE। और इन दोनों की ही इतनी कमाल की लेगेसीज को हमेशा इस तरीके से याद रखा जाएगा कि एक टाइम था जब इन्होंने अपनी अपनी कंपनीज को अपने कंधों पे रखा था, कैरी करा था इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड द क्योटिक एरा इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। और नैटालिया यहाँ पे कहती है कि हमेशा एक कंपनी चाहती है कि उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव हो, एक एक्सक्लूसिव स्टार हो। वो स्टिंग और अंडरटेकर के फॉर्म में इन दोनों कंपनीज के पास था। माइकल हेस कहते हैं कि एक चीज रेसलिंग की दुनिया में अगर कभी नहीं होने वाली थी तो वो थी कि स्टिंग कभी WCW नहीं छोड़ने वाले थे और अंडरटेकर कभी WWE नहीं छोड़ने वाले थे। और रॉक भी यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने आज तक कोई ऐसा और सुपरस्टार नहीं देखा है जो इतने बड़े लेवल पे और इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके। और अगर हम देखें गाइस तो यहाँ से हमको पता लगता है कि इन जो सुपरस्टार्स की लॉयल्टी थी इसी की वजह से इनको रिवॉर्ड करा गया था विद चैंपियनशिप। और इनकी इस तरीके की लेगेसी रही है जो कि कभी भी कोई एक रेसलिंग फैन नहीं भुला सकता है, अब चाहे आप WWE के फैन हो या फिर आप WCW के फैन हो। और इस एपिसोड को मैं एंड करता हूं एक छोटे से फैक्ट से कि अंडरटेकर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ एंड अंडरटेकर आल्सो अपीयर्ड ऑन द 1000th एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ। एब्सोल्युटली अमेजिंग इन दोनों की लेगेसी रही है और कितना बड़ा रोल इन्होंने अपनी कंपनी के लिए प्ले करा है ये शायद हम आज जान चुके हैं इस वीडियो से।
से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस, इसे लाइक करें। इट वाज एन अमेजिंग एपिसोड, मतलब मुझे गूज़बम्प्स आ गए स्टोरी सुन के और किस तरीके से इनका इम्पैक्ट रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।